मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी में। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं ज़रा ये क्वेश्चन किस प्रकार हैं। इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखेंगे ज़रा क्वेश्चन हमारे किस प्रकार हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप आंसर देखेंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो बाद में आप आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लेकर बैठे होंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। कह रहे हैं ऑप्शन ए गीता, बी रामायण, ऑप्शन सी ऋग्वेद, कुरुक्षेत्र। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गीता, रामायण, ऋग्वेद, कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्यों, आप देख रहे हैं गीता एक पुस्तक है, रामायण भी पुस्तक है, ऋग्वेद भी पुस्तक है, लेकिन कुरुक्षेत्र जो है वो एक स्थान का नाम है। कुरुक्षेत्र महाभारत जो हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो कुरुक्षेत्र स्थान में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला इसी का पार्ट है, इसी का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं मीटर, गज, लीटर, इंच, इसमें से भिन्न कौन है बताइए ज़रा। मीटर, गज, लीटर, इंच, भिन्न को छांटना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर, इससे आप क्या लंबाई नापते हैं। गज, ये भी आप दूरी नापते हैं, और इंच ये भी लंबाई और दूरी का ही है, ठीक है। लेकिन आप लीटर से क्या होता है, कोई लिक्विड नापते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीटर, जो कि भिन्न है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर ही मैंने क्वेश्चन को उठाया ताकि आपको एग्ज़ाम का अनुभव हो सके कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नीता आनंद से बड़ी पर आभा से छोटी है, आनंद ज्योति से बड़ा पर रिंकू से छोटा है, रिंकू नीता से बड़ी, इन सभी में सबसे छोटा कौन है। आपको बताना है सबसे छोटा कौन है, ठीक है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, सबसे छोटा बताना है आपको। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से, इसका आंसर बताएंगे। कह रहे हैं नीता आनंद से बड़ी है पर आभा से छोटी है, आनंद ज्योति से बड़ा पर रिंकू से छोटा है, रिंकू नीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे छोटा आपको बताना है। सबसे छोटा कौन है, विशेष ध्यान आप किस में देंगे, सबसे छोटे पे विशेष ध्यान रहेगा। चलिए देखेंगे ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। कह रहे नीता आनंद से बड़ी है, जो नीता है वो आनंद से बड़ी है। तो एक काम करते हैं, इनका हम सिंबल ले लेते हैं कि चलो कहते हैं ये है नीता। नीता आनंद से बड़ी है, तो ये हमारी हो गई नीता, ठीक है। और हमारा नीता जो है वो आनंद से बड़ी है, तो ये हो गया आनंद। आनंद को हम AN लिख देते हैं, ठीक है, आनंद। नीता आनंद से बड़ी पर आभा से छोटी है, तो आभा से छोटी कौन हो जाएगी, नीता। तो आभा AB, ये हो गई आभा, यानी आभा बड़ी हो गई, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे। आगे देखते हैं, आनंद ज्योति से बड़ा, आनंद जो है वो ज्योति से बड़ा, इसका मतलब ज्योति छोटी हो जाएगी, ज्योति यहाँ लिख दो, ठीक है, ज्योति से बड़ा पर रिंकू से छोटा, यानी रिंकू से छोटा कौन है, आनंद, यानी ये हमारा क्या है, आनंद। अब आनंद जो है वो रिंकू से छोटा, इसका मतलब रिंकू बड़ा होगा, तो रिंकू या तो यहाँ आ जाएगा रिंकू, ठीक है, या तो यहाँ आ जाएगा रिंकू, ठीक। आगे देखते हैं, रिंकू से छोटा है, रिंकू नीता से बड़ी है, तो रिंकू जब नीता से बड़ी है तो नीता के ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। इन सभी में सबसे छोटा कौन है, तो आपको बताना है इन सभी में सबसे छोटा कौन। आप देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है,
सबसे छोटा है जे। जे मतलब क्या था, ज्योति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति। ज्योति इसमें क्या हो जाएगी, सबसे छोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया, देखेंगे जरा किस प्रकार है। करेक्ट, गोल्डन उसी प्रकार संबंधित है JMOBHL से जिस प्रकार सिल्वर संबंधित है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन A B C D। सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से, आंसर देखेंगे जरा क्या आएगा। करेक्ट, गोल्डन किससे संबंधित है, चलो देखें लिख के जरा। गोल्डन लिखते हैं, ठीक है, GOLDE और ये N, ये हो गया आपका गोल्डन। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखेंगे JMOBHL। और आप जैसे ही आप ये लिख देंगे तो आपको कुछ दिखने लगा होगा। क्या दिखने लगा होगा कि G में अगर हम 3 जोड़ें तो मिल जाएगा हमें J, क्योंकि G की प्लेस वैल्यू होती 7 और J की होती 10। तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा, यानी +3 और ये 15, O की प्लेस वैल्यू 15 और M की 13। इसका मतलब -2 +3 -2 +3 और -2। मुझे यहाँ से इसकी कोडिंग पता चल गई है। तो अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे सिल्वर की देखेंगे जरा क्या आ जाएगा। SILVER। तो यहाँ से हम देखेंगे ज़रा, इस पर हमें क्या 3 जोड़ना है। तो जब 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा मुझे V, और I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 9 में हमें 2 घटाना है तो मिल जाएगा मुझे G, और L की प्लेस वैल्यू 12 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, मिलेगा हमें O। इसकी प्लेस वैल्यू 22 और इसमें 2 घटाएंगे तो मिलेगा हमें T, और इसकी प्लेस वैल्यू 5 और इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा H प्लेस 8, H मिल जाएगा। इसमें अगर हमें 2 घटाना है तो इसकी प्लेस वैल्यू होती 18 और 18 में 2 घटाएंगे 16 और 16 होती P की। तो आप देख सकते हैं VGOTHP इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, VGOTHP। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आया सीरीज़ से। ठीक है, देखेंगे जरा सीरीज़ हमारा किस प्रकार है। सीरीज़ को जो भी क्वेश्चन आएगा सीरीज़ का, हम उसे अल्टरनेट रूल से सॉल्व करेंगे। चलिए देखेंगे जरा क्या रूल है। 1 डिफरेंशियल रूल से यहाँ पे लिखेंगे 14, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 24 के बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर 65 है और उसके बाद 96 है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं और ये लिखते हैं 96, ये क्वेश्चन मार्क और ये यहाँ से अलग। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे जरा क्या आएगा। डिफरेंस से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 11 और 14 का डिफरेंस जो है वो है 3 है। ठीक है, 14 और 24 का डिफरेंस है 10। ठीक है, इसके बाद लगा क्वेश्चन मार्क, मुझे डिफरेंस पता नहीं। उसके बाद 65 और 96 का डिफरेंस देखेंगे आएगा 31 यानी 31। ठीक है, इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और यहाँ का और यहाँ का, ठीक, हमें दिख रहा है कि 3 में हम 7 जोड़ें तो आ जाएगा 10। उम्मीद करके समझते हैं कि चलो हो सकता है आगे भी 7 जुड़ा हो, तो यहाँ आ जाएगा 17। इसी प्रकार हम यहाँ भी 7 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। इसी प्रकार फिर 7 जोड़ देंगे तो बिल्कुल हाँ हमारा आंसर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 24 और 7 हो जाएगा 31। तो अगर अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क स्थान पर लाना है तो 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 17, और 24 में हम जब 17 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 3 1 41 आ जाएगा 41। यहाँ पर आ जाएगा 41, आंसर आ जाएगा हमारा 41। 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 2 3 और 1 ये 4 41। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशियल रूल से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है NPRTV क्वेश्चन मार्क ZB
डी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पर आपको भरना है और देखेंगे आप इसके स्थान पर क्या आएगा। इसके स्थान पर आपको लॉजिक लगाना है कि इस लॉजिक के हिसाब से बताना है आपको यहाँ पर क्या आएगा। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यन में कुछ जोड़ा गया, पी और कुछ क्या दो जोड़ा गया है और पी के बाद आर, ठीक है। यन की प्लेस वैल्यू 14, इसकी 16 और इसकी 18। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है। 14 तो 15 16 17 18, उसके बाद 20, ठीक है, 21 तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी इसकी हो जाएगी 22, ठीक है। वी की प्लेस वैल्यू 22, तो 20 और 2 22 और 22 और 2 24। तो 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 24 प्लेस वैल्यू होती है यक्स की। तो यक्स इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ये क्रम चल रहा है, ठीक है। ऐसे जोड़ दीजिए आप तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी यक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही समझ के करना है, ठीक है। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के ठीक पहले है जो कि टी के ठीक बाद है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, फटाक से आंसर बताएंगे। और ये बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के ठीक पहले है जो कि टी के ठीक बाद है, ठीक। इसको समझते हैं। कह रहे टी के ठीक बाद है तो ये बनाया मैंने टी। अब कह रहे टी के ठीक बाद, तो टी के ठीक बाद क्या आ जाएगा, यू। अब क्वेश्चन को समझो। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के ठीक पहले है, किसके, यू के, उस अक्षर के ठीक पहले है जो कि टी के ठीक बाद है, जो कि टी के ठीक बाद है। तो यू के पहले बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर सी, यानी टी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ के समझेंगे जरा क्या कह रहा है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के ठीक पहले है जो कि टी के ठीक बाद है। टी के ठीक बाद क्या है, यू। आप समझो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के ठीक पहले, किसके, कह रहे हैं जो कि टी के ठीक बाद है, यानी टी के ठीक जो बाद है उसके ठीक पहले कौन है, उसके ठीक पहले आ जाएगा टी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बॉडमास नियम के अनुसार अंकगणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अंकगणितीय संक्रियाओं से दिया गया है बॉडमास नियम से। बॉडमास नियम कहता है भाग, गुणा, जोड़, घटाना। सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटा देना है। तो इस हिसाब से आपको राइट आंसर निकाल देना है क्या आएगा। चलिए देखेंगे जरा राइट आंसर। कह रहे हैं 16 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 4 और डिवाइड 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणा 3 प्लस 5। तो सबसे पहले भाग करना है। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करना है। भाग के बाद आ जाएगा गुणा। अब आप इसे गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48 प्लस 3 माइनस 2, सॉरी मैंने इसको पहले से ही घटा दिया था तो ये आ जाएगा तुम्हारा। इसको मैंने यहाँ पे अब घटा दिया, ठीक है। जोड़ लो या घटा लो, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप इसमें 48 में अब 3 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा कितना, 51, 51 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान सा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्ग में सही संबंध को दर्शाता है। प्रबंधक, मजदूर संगठन, एक ही में है, श्रमिक। प्रबंधक, मजदूर संगठन, श्रमिक, इन सभी में जो सही
संबंध को दर्शाता है उसका आपको आंसर बताना है, वो कौन सा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे इसको फटाक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों? प्रबंधक जो है वो आपका अलग हो जाएगा, प्रबंधक को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो श्रमिक हैं, जो मजदूर संगठन है, वो श्रमिक के ही दायरे में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मजदूर संगठन श्रमिक के अंदर ही आता है और जो प्रबंधक है आपका वो अलग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्यों बी हो नहीं सकता है? क्यों? आप अगर बाहर वाले को क्या मानेंगे? प्रबंधक, तो प्रबंधक के अंदर मजदूर संगठन और श्रमिक आएगा नहीं। बाहर वाले को श्रमिक मानेंगे तो प्रबंधक जो होगा वो श्रमिक में गिना नहीं जाता है। आगे सी होगा नहीं। ठीक है, सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रबंधक श्रमिक नहीं होते हैं और ना ही कुछ मजदूर संगठन श्रमिक होते हैं। अगर वो मजदूर संगठन के है तो श्रमिक पूरा होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी भी है कि कुछ का संबंध बनेगा नहीं। ठीक, तो हमारा इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डाइस का। अगला क्वेश्चन डाइस का दिया है और क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, तो बताएं अंक 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार सा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि कॉमन कोई भी आप 2 पासा उठा लें, पासा नंबर 1, 2 और ये 3, इनमें से कोई 2 पासा उठा सकते हैं, कोई भी 2 पासे उठा सकते हैं और 2 में एक अंक कॉमन हो जाए। चलिए हम उठा लेते हैं ये 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड उठा लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे कॉमन क्या है। अगर फर्स्ट और सेकंड देखेंगे कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है 3। ठीक है, तो बस आप यही कर दीजिए, 3 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको 3 से लिखना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। अगर आपने पहले पासे से क्लॉकवाइज लिखा है तो आपको दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। यदि आपने पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो आपको दूसरे पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा, इसको लिखते हैं पहले क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3, 2, 1। इसी प्रकार दूसरे पासे में लिखेंगे 3, 4, 5। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अंक छूटा हुआ है, तो हम 3 की जगह पर क्या कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। 3 की जगह पर क्या कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1। इसके अलावा हमसे अगर पूछा हो तो 2 के विपरीत तो हम बता देते 4, 3 का विपरीत 6। इसी प्रकार हमारा राइट आंसर आ जाता। चलिए अच्छा, अगला देखेंगे ज़रा। हम लोग अगर 5 को ले लें यहाँ से सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड से देखें क्या हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर आएगा कि नहीं। यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा 5, तो हम लिख लेते हैं 5, 3, 5, 3, 4 पहला वाला। अब ये थर्ड वाला, अब यहाँ पे 5, 6 और ये 2, तो हमें दिख रहा है 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, और 6 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 2। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर वो लगा देते हैं हम लोग, टिक कर देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आया दिशा दूरी से, और दिशा दूरी से हमारा क्वेश्चन नंबर किस प्रकार है देखेंगे ज़रा। कह रहे हैं ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब ए से कितनी दूरी पर डी है? चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे आप लोग। और अगर इस सेशन को कुछ आंसर निकालेंगे इसका फटाक से। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को, देखेंगे ज़रा किस प्रकार है। कह रहे हैं ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। जो ये
ए है हमारा वो बी से पश्चिम में है, कितना 6 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे कह रहे हैं सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है। अब जो सी है वो बी से, ठीक, बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है। कौन सा? सी, ये लिख दिया और यहाँ से बना दिया मैंने 4। ठीक, आगे देखो कह रहे हैं डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अच्छा, कौन? डी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डी। ठीक, अब कह रहे हैं 12 किलोमीटर, तो 4 ऊपर था तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से कितनी दूरी पर डी है, आपको ये दूरी बतानी, ये दूरी बतानी है। ठीक है, तो लगा दीजिए यहाँ पर नियम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे कि 36 प्लस 64 100 और 100√10, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो इस ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 10 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा रैंकिंग से दिया हुआ है। रैंकिंग में क्या कह रहा है? कह रहा है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18 है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी? देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहे हैं टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, बस ये लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने हैं? 49। ठीक है, आगे कह रहा है नितिन की प्रारंभ से स्थिति 18 है, 18 तो प्रारंभ से मान लेते हैं कि 18 है, प्लस राइट -1, तो आप देखेंगे ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 18 प्लस आर। तो अब अगर हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। आर का मान कितना आ जाएगा हमारा? 32 इज़ द राइट आंसर, 32। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? घन से क्वेश्चन आया है ये हमारा, और देखेंगे इसको आंसर किस प्रकार आएगा। घन से क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं एक 15 सेंटीमीटर, इसका देखो फार्मूला पहले लिखते हैं। कह रहे हैं यन बराबर क्या होता है? देखो पहले यन बराबर होता है हमारा बड़े भुजा अपॉन, या बड़ी कर दो, बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये यन का मान निकल के आता है, और जब हमारा यन का मान निकल जाता है, अब इसके बाद हमारा आगे फार्मूला लगता है क्या? अब फार्मूला नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फार्मूला नंबर दूसरा फार्मूला क्या कहता है हमारा? दूसरा फार्मूला कहता है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर यन क्यूब, और यन का मान आपको वहाँ से निकाल लेना है इसके पहले वाला फार्मूला से, और यन क्यूब लगा देना, तो हमारा कुल छोटे घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या करना है। कह रहे एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को, तो बड़े भुजा कितनी है? 15। ठीक, फिर कह रहे रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे बराबर टुकड़ों में काट लेना, तो छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। तो अगर जब हम इससे काटेंगे तो 3 बचे 15, यहाँ से निकलेगा 5, और ये जो 5 निकला है वो क्या निकला है? यन का मान। ठीक, 5। अब कह रहे हैं कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने अभी क्या बताया था? कुल छोटे घनों की संख्या बराबर यन क्यूब, और यन का मान यहाँ से निकल आया है कितना? 5। तो यन क्यूब बराबर यन का मान रखना है 5, तो 5 क्यूब मान आ जाएगा कितना? 125। कुल छोटे घनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 125। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं ज़रा फिगर के माध्यम से
कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। मैंने यहाँ आपके लिए एक फिगर लाया हूँ और उस फिगर के माध्यम से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे ज़रा। कह रहे हैं एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, तो जो भी घन होता है इसकी घन की खासियत क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो इसकी ये देखिए चौड़ाई, लंबाई और हाइट, ये तीनों क्या है, बराबर हैं। अब बराबर है इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों हैं इनकी कितनी लंबाई थी, 15, और ये 15, और हाइट भी कितनी थी, 15। तो यही कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, सबसे पहले ये 15 सेंटीमीटर का एक घन था। इसके बाद किया क्या गया कि इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। आपको यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये वाला कट, ये कट, ये कट, और ये जो कट दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, या मैं यहाँ कह दूँ कि ये कट, ये कट, तो ये सभी कितने के हैं, 3-3 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, देखो आप, तो अगर हम इस वाले की बात कर लें, यहाँ पर देखो 3 का 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, बराबर बराबर चारों तरफ से बराबर बराबर इसको काट दिया गया है। ठीक है, तो अगर जब इसे बराबर बराबर काट दिया गया, पहले लंबाई थी इसकी 15, ये पूरी लंबाई थी पहले 15। अब जब इसे 1 2 3 4 5 ये जब ऐसे कट कर दिया गया है तो इसका n का मान यहाँ से निकला कितना, 5। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कितनी हो गई, 5, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो अब 5 × 5 × 5 इसका मान कितना आ जाएगा, 125। तो बस यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। यही मैंने आप सीधे वहाँ पर आपको बता दिया था फार्मूले से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि कैसे आंसर इसका आएगा। तो ये हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब तीनों में निकालना है तो यहाँ पर जो निकलेंगे ये 125, वो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या निकलेगी जो इसमें काटने के बाद जो टुकड़े होंगे। ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिकल समझना है तो आप एक पनीर का टुकड़ा लाइएगा मार्केट से, और उस पनीर के टुकड़े को लंबाई नाप लीजिएगा, 15 सेंटीमीटर चारों तरफ से कर लेना, उसके बाद 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट देना। आप देख पाएंगे कि टोटल 125 वहाँ पर टुकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, और कथन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कथन है कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं। तो बना लेते हैं ज़रा, कुछ केक, ये हमारा केक, कुछ केक पेस्ट्री हैं, ये बनाएगा हमारा पेस्ट्री। ठीक है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, ये हमारा बनेगा ब्रेड। कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं। चलिए आगे देखेंगे निष्कर्ष क्या कह रखा है। सभी ब्रेड के केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल है। आगे कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि संभावना देखो वहाँ सही होती है, संभावना कहाँ सही होती है समझते हैं। करें जो निष्कर्ष पूरी तरह सत्य हो वह हमेशा संभावना में असत्य हो जाएगा। जो निष्कर्ष पूरी तरह सत्य हो वह संभावना में असत्य हो जाएगा। लेकिन जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, या जो निष्कर्ष हम डेफिनेट उसका आंसर ना दे पा रहे हों, तो वह संभावना में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि समझते हैं ज़रा, कह रहे हैं सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। हम कह रहे हैं संभावना हटा दो पहले, कह रहे हैं सभी पेस्ट्री केक हैं। अब इसको पढ़ो, सभी पेस्ट्री केक हैं, तो आप यहाँ कहोगे गलत है, लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं 100% गलत है। तो जहाँ 100% गलत ना हो वो संभावना में क्या होगी, सही हो जाएगी। इसीलिए दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। यदि यह तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं पूर्व धारणा मैंने आपको रोज़ अधिकतर क्वेश्चन ला रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूर्व धारणा आपको पूरी तरह सिखा दूँ। बस मैंने पूर्व धारणा में बताया, पूर्व धारणा का कहने बस कथन ये समझो कि कथन को किसने कहा है, मैंने कहा है। अब अगर कथन को मैंने कहा है तो
पूर्व धारणा जो आएगी वो मेरे अकॉर्डिंग सही होगी। तो पूर्व धारणा वही सही होगी जो हमारा सपोर्ट करे, और जो हमारा विरोध करेगी वह पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। ठीक है। और अगर कथन को हमने कहा तो हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना है। चलिए देखेंगे जरा कथन क्या कह रहे हैं। कह रहे कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। अब ये बात आपने कह दी, क्या कह दी कि जो कंप्यूटर की शिक्षा है वो अपने आप स्कूल में शुरू होनी चाहिए। अपने आप का क्या मतलब कि जैसे हम लोग शुरू से ही बच्चों को ABCD या हिंदी पढ़ना सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वही कह रहे हैं कि बच्चों को ही कंप्यूटर शिक्षा सिखा दो, बचपन से ही बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा सिखा दो। अब ये बात आपने कही है, अब आपने क्यों कही है, अब इसका मतलब समझो। तो आपने कहा कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने कहा बच्चों को सिखाना है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आसान ज़रूर होगी, तो इसका ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कहा है कि अगर आपको लगता कि कंप्यूटर सीखना कठिन है तो आप ये कतई ना कहते कि बच्चों को जो शिक्षा है वो कंप्यूटर की दी जाए। अगर बच्चों को सिखाना है इसका मतलब है आसान है, तभी बच्चों को आप सिखा रहे हैं कंप्यूटर सीखना बहुत ही आसान है। ये बात तो सही है, तभी आपने कहा। आगे कह रहे कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। आसानी से नौकरी मिल जाती है ये कोई बात नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर सीखना आसान है ये तो लग रहा है, लेकिन आसानी से नौकरी मिल जाती है ये कोई आपका मतलब नहीं हुआ। क्योंकि आपने कहा कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, इसका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि उसको नौकरी मिल जाए या नौकरी ना मिले। हाँ, कंप्यूटर सीखना आसान है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा है कि बच्चों को जो सिखाओ बचपन से ही, अगर बच्चे जो हैं बचपन से ही सीखेंगे तो इसका मतलब है आसान है, लेकिन उन्हें नौकरी मिलेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान है। कह रहे दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को AB की स्थिति में रखा जाए। और आपको दिख भी रहा होगा दर्पण AB की स्थिति में रखा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये दर्पण रखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो वस्तु दर्पण के पास वो पास, जो वस्तु दर्पण से दूर वो दूर। चलिए यहाँ देखते हैं ज़रा, ये मान लेते हैं क्या है हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण बना है। ठीक है, अगर ये हमारा दर्पण बना हुआ है तो मैंने यहाँ देखा ये एक तीर गई है। अगर ये तीर गई है तो कुछ एक ऐसी तीर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु दर्पण के पास वो पास, जो दूर वो दूर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर B जो है हमारा क्या हो गया है, कट गया है, क्योंकि तीर तो ऐसी नहीं गई है। अब ऑप्शन नंबर A C D बचे। चलिए आगे देखेंगे। आगे आप देख पा रहे हैं क्या, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। अब बीच में यहाँ से ऐसे है, तो अगर मैं कह दूं कि ये वाला भाग हमारा काला है, ये वाला भाग हमारा काला है, यानी दर्पण के पास वाला भाग काला है, तो आप ज़रा मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर जो भाग काला ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला भाग काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर ये वाला भाग काला हो जाएगा तो हमारा ये आंसर कतई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अब अच्छा देख रहे हैं, अब इसमें ये वाला भाग काला है जो कि दर्पण से दूर है। अगर ये वाला भाग काला है तो इसमें कौन सा भाग हो जाएगा, ये वाला काला। ठीक है, अब देखो ज़रा, क्या हमारा ये आंसर हो सकता है, ये वाला काला हो जाएगा, क्या हमारा ये आंसर हो सकता है? ये आंसर हमारा कतई नहीं हो सकता है। तो अब कौन सा आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। यही मुझे दिख रहा है और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन बस यहीं तक है, ख़त्म हो गए हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।